हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, डेलीगेशन टॉपिक लास्ट टाइम हमने डिस्कस करा था। डेलीगेशन की डेफिनेशन, डेलीगेशन के फीचर्स, डेलीगेशन के 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, उन तीनों एलिमेंट्स के बीच में कनेक्टिविटी, उन तीनों एलिमेंट्स का कंपैरिजन। कि हमने डेलीगेशन को बहुत ही अच्छे से कीवर्ड्स के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। थोड़ा बहुत ये कॉन्सेप्ट हमने जब समझा था जब हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट करे थे, प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो बहुत बार हम इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते जा रहे हैं और डीपर अंडरस्टैंडिंग इसकी करते जा रहे हैं। और लास्ट वीडियो लेक्चर में भी मैंने आपको यही बताया था कि जब इम्पोर्टेंस हम डेलीगेशन की करेंगे तो डिसेंट्रलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे, क्योंकि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में काफी चीजें कॉमन है, लेकिन फिर भी इनका मीनिंग, इनका स्कोप, इनका नेचर, ये सब बहुत डिफरेंट है। तो जब हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को कंपैरिजन में अंडरस्टैंड करेंगे तो हमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। दोनों कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे हमें, और फिर किसी भी तरह का क्वेश्चन इन कॉन्सेप्ट्स पे पूछा जाएगा तो यू विल बी एबल टू आंसर। तो डेलीगेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं डिसेंट्रलाइजेशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर। सो लेट्स कनेक्ट टू कॉमर्स और जानते हैं डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग, उसके फीचर्स, उसकी इंपॉर्टेंस और कैसे डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लेकिन अलग अलग हैं। बच्चों, जिस तरह से लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने डेलीगेशन का मीनिंग करा था और उसके फीचर्स आपको एक्सप्लेन किए थे और बाद में एलिमेंट समझाए थे, इसमें भी मैं आपको पहले डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग बताऊंगी, फिर डिसेंट्रलाइजेशन के सारे फीचर्स हम डिस्कस करेंगे और फिर डेलीगेशन के फीचर्स को डिसेंट्रलाइजेशन के फीचर्स से कंपेयर करेंगे, जिससे आपको दोनों कॉन्सेप्ट्स की बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग होने वाली है। तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें सारे टॉपिक्स जो हैं वो पॉइंट वाइज मैंने लिख रखे हैं। अभी मैं कीवर्ड्स और एग्जांपल्स देकर इन टॉपिक्स को आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। डेफिनेशन मैंने लिख रखी है, फीचर्स मैंने लिख रखे हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, और फिर जो ग्रीन कलर से मैंने लिख रखे हैं कंपैरिजन में फीचर्स ऑफ डेलीगेशन लिख रखे हैं। यही पॉइंट्स आप डिस्टिंग्विश बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के लिए यूज करेंगे। और उसके बाद दोनों कॉन्सेप्ट्स की इंपॉर्टेंस क्या है उससे रिलेटेड भी मैंने यहाँ पॉइंट्स लिख रखे हैं, जो कि मैं आपको एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डेफिनेशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन से। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स सिस्टमैटिक डिस्पर्सल of decision making authority to the various levels within the organization। तो यहाँ पर जो दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको अंडरस्टैंड करने हैं सबसे ज्यादा इस डेफिनेशन में, कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है डिस्पर्सल, मतलब काम को पूरी तरह से बांटना, डिस्पर्स करना। यहाँ पे वर्ड शेयरिंग यूज नहीं किया गया है। डेलीगेशन की डेफिनेशन में वर्ड था शेयरिंग ऑफ द अथॉरिटी, यहाँ हम यूज कर रहे हैं वर्ड डिस्पर्सल ऑफ द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, और वहां हमने वर्ड यूज किया था बिटवीन द सुपीरियर एंड द सबऑर्डिनेट। यहां पर हम वर्ड यूज कर रहे हैं बिटवीन द वेरियस लेवल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जब डिसीजन मेकिंग पावर को एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं रखा जाता, सिर्फ टॉप लेवल के पास ही डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती है, बल्कि उस डिसीजन मेकिंग पावर को बिल्कुल लोएस्ट लेवल तक, मिडिल और लोअर लेवल में भी बांट दिया जाता है। तो इस तरह की स्टेज को कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन की एक और डेफिनेशन देखिए, इट रेफर्स टू द सिस्टमैटिक एफर्ट्स to delegate to the lowest level all the authority except which that can be exercised at the central point। मतलब यहाँ पे सारी की सारी अथॉरिटी डेलीगेट नहीं हो रही है, कुछ अथॉरिटी या कुछ पावर्स या कुछ डिसीजंस जो कि बहुत ही रेलेवेंट होते हैं, बहुत ही स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं,
मेजर डिसीजंस होते हैं और वो डिसीजंस जो है वो सिर्फ टॉप लेवल ही बेस्ट पॉसिबल मैनर में ले सकता है, तो उन डिसीजंस को छोड़कर बाकी सारे डिसीजंस जो हैं वो डेलीगेट कर दिए जाते हैं टू द लोएस्ट लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। तो इन दोनों डेफिनेशंस में एक तो लेवल वर्ड बार बार आ रहा है, इसका मतलब कि डिसेंट्रलाइजेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो किसी दो लोगों के बीच में नहीं हो रहा है बल्कि लेवल्स के बीच की बात हो रही है कि इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन, द अल्टीमेट डिस्पर्सल of authority between various levels of the organization, not between two people, superiors and subordinates। तो लेवल्स की बार बार बात हो रही है हर तरह की डेफिनेशन में। और दूसरा कि यहाँ पे ये टेम्पररी अरेंजमेंट नहीं है, यहाँ पे परमानेंट डिस्पर्सल की बात हो रही है ऑफ द डिसीजन मेकिंग पावर्स। तो इन डेफिनेशंस में जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर है डिसेंट्रलाइजेशन का। It refers to dispersal of authority to every level, कि डिसेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी जो है वो डिस्पर्स की जाती है, शेयर नहीं की जाती। और इसीलिए इसी फीचर का मैंने साथ में डेलीगेशन का दोबारा लिख दिया है ताकि आप कंपेयर भी कर सकें कि डेलीगेशन का मतलब शेयरिंग ऑफ द अथॉरिटी। तो दोनों का मीनिंग जो है इस लाइन से क्लियर हो रहा है कि डिसेंट्रलाइजेशन मींस द डिस्पर्सल ऑफ द अथॉरिटी एट एवरी लेवल एंड डेलीगेशन मींस शेयरिंग ऑफ द अथॉरिटी बिटवीन द सुपीरियर्स एंड द सबऑर्डिनेट्स। तो डेलीगेशन की डेफिनेशन में दो पर्संस इन्वॉल्व होते हैं और डिसेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन में डिफरेंट लेवल्स इन्वॉल्व होते हैं। सेकेंड फीचर देखिए डिसेंट्रलाइजेशन का, इट हैज अ वाइडर स्कोप। Why? Because it involves all the levels, जबकि डेलीगेशन का क्या है वो नैरो स्कोप होता है क्योंकि इट इन्वॉल्व्स ओनली द सुपीरियर एंड द सबऑर्डिनेट। डेलीगेशन में एक डेलीगेटर होता है और एक डेलीगेटी होता है। डेलीगेटर सुपीरियर होता है और डेलीगेटी सबऑर्डिनेट होता है। जब सुपीरियर ओवरबर्डन फील करता है तो वो अपना काम शेयर कर लेता है अपने सबऑर्डिनेट के साथ और उसके साथ साथ उसको पावर्स भी दे देता है और उसकी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स कर देता है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं डेलीगेशन, लेकिन उसका स्कोप नैरो है क्योंकि वो सिर्फ दो लोगों के बीच में हो रहा है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का स्कोप वाइडर है क्योंकि वो डिफरेंट लेवल्स के बीच में हो रहा है। थर्ड फीचर देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट कंपल्सरी, इट इज अ पॉलिसी मैटर। पॉलिसी मैटर का मतलब होता है मैनेजमेंट में अडॉप्ट टू डिसेंट्रलाइज द पावर्स, मैनेजमेंट में डिसाइड नॉट टू डिसेंट्रलाइज द पावर्स। मैनेजमेंट सेंट्रलाइजेशन भी रख सकती है और डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर भी अडॉप्ट कर सकती है। तो जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो कंपल्सरी नहीं है, लेकिन डेलीगेशन का तो बेसिक फीचर ही हमने करा था कि डेलीगेशन कंपल्सरी होता है क्योंकि वो हर एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और क्यों वो हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्योंकि कोई भी मैनेजर सारे काम अपने आप कर ही नहीं सकता, इसीलिए उसको अपना काम अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ शेयर करना पड़ता है। तो जो डेलीगेशन है वो कंपल्सरी है, लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो पॉलिसी मैटर है, वो कंपल्सरी नहीं है। फोर्थ फीचर देखिए कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो टेम्पररी भी नहीं है, वो एक परमानेंट अरेंजमेंट है। डिसेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी इज नॉट टेकन बैक। परमानेंट अरेंजमेंट क्यों है? कि जो एक बार पावर्स या अथॉरिटीज डिसेंट्रलाइज कर दी जाती हैं उनको वापस नहीं लिया जाता है, वो परमानेंटली उनको डेलीगेट कर दी जाती हैं हमेशा के लिए। लेकिन डेलीगेशन जो है उसके लिए हम पढ़ चुके हैं कि वो टेम्पररी अरेंजमेंट होता है क्योंकि डेलीगेटेड अथॉरिटी को वापस ले लिया जाता है जब काम पूरा हो जाता है। तो जिस डेलीगेटी को पावर्स दी होती हैं उससे पावर्स वापस ले ली जाती हैं और वो पावर्स और वर्कलोड किसी और को भी सौंप दिया जाता है। तो डेलीगेशन एक टेम्पररी एस्पेक्ट है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन एक परमानेंट एस्पेक्ट है। कम टू द पॉइंट नंबर 5, decentralization is an extension of delegation of authority as it is the stage, it is the final result of the process of delegation। तो जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो अचीव की जाती है कौन से प्रोसेस को फॉलो करके? द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन।
और डेलीगेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग द वर्क एंड द अथॉरिटी विद द सबऑर्डिनेट्स। तो दोनों का नेचर डिफरेंट है। डेलीगेशन इज द प्रोसेस एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज द आउटकम। इट इज द स्टेज that is achieved by following a process. Last but not the least is the purpose of decentralization is to give more autonomy to the subordinates and to increase the role of the subordinates. डिसेंट्रलाइजेशन क्यों की जाती है? ताकि सबॉर्डिनेट्स का रोल जो है उसको बढ़ावा मिले, जो सबॉर्डिनेट्स हैं उन्हें मोर ऑटोनॉमी, मोर फ्रीडम मिले डिसीजन मेकिंग में। लेकिन हम डिस्कस कर चुके हैं कि डेलीगेशन का पर्पस क्या है? टू लेसन द बर्डन ऑफ द सुपीरियर्स। जो सारे फीचर्स हमने डिस्कस करे डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के, उससे हमें ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि जो डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ना, वो सबॉर्डिनेट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है। मतलब यहाँ पर ज्यादा फोकस किस पर है? सबॉर्डिनेट्स पर है। वो अभी हम इसकी इंपॉर्टेंस में भी देखेंगे। और जो डेलीगेशन का कॉन्सेप्ट है ना, वो सुपीरियर ओरिएंटेड है। यहाँ पर ज्यादा फोकस सुपीरियर पर है। तो इससे पहले मैं आपके साथ इंपॉर्टेंस डिस्कस करूं डेलीगेशन की और डिसेंट्रलाइजेशन की, आप ये पॉइंट्स जो हैं इनके बेसिस भी अपने पास लिख लीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, decentralization refers to dispersal of authority to all the levels. Delegation refers to the sharing of the authority between the superior and the subordinates. Second basis is scope. Decentralization has a wider scope because it takes place between various levels, and delegation has a narrow scope because it takes place between superior and the subordinates. Number 3, on the basis of responsibility, decentralization is not the responsibility of all the managers. It is a policy matter, but delegation is the responsibility of every manager. It is compulsory. Number 4, absoluteness of responsibility. In decentralization, it is not temporary, it is permanent. The delegated authority is not taken back. So the responsibility is also transferred to the delegatee in case of the decentralization. But in case of delegation, because it is a temporary arrangement, the delegated authority is taken back. So the delegator continues to remain responsible for the delegated authority. Number 5, nature. Decentralization is an extension of delegation. It is the result, final stage that is accomplished, but delegation is the process. Number 6, purpose. Decentralization is done to give more autonomy to the subordinates, and it is subordinate centered, whereas delegation is done to lessen the burden of the superior, and it is superior centered. अब डिस्कस कर लेते हैं ऑल द बेनिफिट्स और इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, और साथ साथ डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, जिसमें हम यही देखेंगे कि किस तरह से डिसेंट्रलाइजेशन जो है उसमें फोकस होते हैं सबऑर्डिनेट्स और डेलीगेशन में ज़्यादा फोकस होता है सुपीरियर्स पर। सबसे पहला पॉइंट देखिए कि डिसेंट्रलाइजेशन डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग द सबऑर्डिनेट्स। यहाँ पे वर्ड क्या आया? सबऑर्डिनेट्स। तो सबऑर्डिनेट्स के अंदर इनिशिएटिव एलिमेंट को इनकलकेट करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया जाता है, ताकि जब काम और उसके साथ साथ डिसीजन मेकिंग पावर और उसके साथ साथ अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दी जाए हर एक पर्टिकुलर पर्सन की जो डिफरेंट लेवल्स पे काम कर रहे हैं, तो वो खुद से इनिशिएटिव लेते हैं टू डेवलप एंड कैरी आउट द प्लान्स। तो डिसेंट्रलाइजेशन से इनिशिएटिव एलिमेंट को इनकलकेट किया जाता है सबऑर्डिनेट्स के अंदर। उसके अलावा डिसेंट्रलाइजेशन क्या डेवलप करता है? मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर, क्योंकि अगर हम हायर लेवल के काम परमानेंटली लोअर लेवल मैनेजर्स को सौंपते रहते हैं, तो लोअर लेवल मैनेजर्स धीरे धीरे उन कामों को करना सीख जाते हैं जो एक्चुअली हायर लेवल जॉब्स हैं, जिससे उनके अंदर क्या डेवलप हो जाता है? मैनेजरियल टैलेंट। तो सबऑर्डिनेट्स के अंदर मैनेजरियल टैलेंट डेवलप करना, ये इंपॉर्टेंस है डिसेंट्रलाइजेशन की। अनदर इंपॉर्टेंस इज इट डेवलप्स द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रिजल्टिंग इन द ग्रोथ। तो जब हर एक पर्टिकुलर पर्सन को परमानेंट अथॉरिटीज दे दी जाती हैं,
तो वो सबसे अच्छे डिसीजंस लेकर अपने आप को दूसरों से बेहतर साबित करने की कोशिश करते हैं और इस तरह से एक दूसरे के अंदर पॉजिटिव कंपटीशन होता है। हर कोई अपने टैलेंट को, अपनी स्किल्स को, अपनी एबिलिटीज को बेस्ट पॉसिबल मैनर में फ्रीडम के साथ यूटिलाइज कर पाता है, जिससे हर एक डिपार्टमेंटल हेड की डेवलपमेंट होती है एंड दैट रिजल्ट्स इन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अनदर बेनिफिट इज it facilitates quick decision making by the subordinates। जब सबॉर्डिनेट्स को परमानेंट अथॉरिटीज दे दी गई हैं, उनको बार बार पूछना नहीं पड़ रहा है अपने सीनियर से कि मैं ये काम कर लूं या नहीं करूं, क्योंकि उनके पास पावर्स है डिसीजन मेकिंग की। तो इसीलिए अगर कोई भी डिसीजन लेना है इमरजेंसी में या ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस कोई डिसीजन लेना है, तो वो अपने आप डिसीजंस ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास डिसेंट्रलाइज पावर्स हैं। इसीलिए डिसीजन मेकिंग कैसी होगी? क्विक होगी। उसके अलावा क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन में सब कुछ फिक्स है, अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स है, अथॉरिटी भी फिक्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स है, तो उससे क्या हो जाएगा? कंट्रोल आसान हो जाएगा, क्योंकि सारे सबऑर्डिनेट्स जो हैं उनको अपनी पावर्स, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी आंसरेबिलिटी सब कुछ पता है। तो सबऑर्डिनेट्स के ऊपर कंट्रोल आसान हो जाता है अगर डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इट प्रोवाइड्स रिलीफ टू द टॉप मैनेजमेंट एंड हेल्प्स इन द डेमोक्रेटिक सेटअप। तो टॉप मैनेजमेंट जो है, जो हायर लेवल मैनेजमेंट है, जिसको बहुत सारे स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने होते हैं, तो पूरा टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने आप में रिलीव्ड फील करता है, क्योंकि वो रूटीन मैटर्स जो है वो परमानेंटली डिस्पर्स कर देते हैं टू द मिडिल लेवल एंड द लोअर लेवल, और सिर्फ स्ट्रेटेजिक डिसीजंस जो कि सिर्फ टॉप लेवल ही एफिशिएंटली ले सकती है, उनको अपने पास रखते हैं। तो इससे टॉप लेवल का काम कम हो जाता है, उन्हें रिलीफ मिल जाता है और एक डेमोक्रेटिक सेटअप क्रिएट हो जाता है, जिसमें सब लोग मिलकर ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए काम करते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ डेलीगेशन। इसको भी अगर हम कंपैरिजन में डिस्कस करेंगे तो हमें याद भी रहेंगे और किसी भी तरह का कंफ्यूजन इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन में अराइज नहीं होगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंस देखिए डेलीगेशन का, इट हेल्प्स इन द इफेक्टिव मैनेजमेंट। व्हाई? बिकॉज सुपीरियर्स शेयर देयर वर्कलोड। तो सुपीरियर्स चाहे थोड़े टाइम के लिए ही शेयर करें, लेकिन वो अपना वर्कलोड अपने सबऑर्डिनेट के साथ शेयर कर रहा है, तो वो सुपीरियर इफेक्टिवली जो है मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट मैटर्स पे कंसंट्रेट कर सकता है, वो अपने एरिया ऑफ ऑपरेशंस को एक्सटेंड कर सकता है और वो स्ट्रेटेजिक मैटर्स पे कंसंट्रेट कर सकता है। तो जो सुपीरियर है उसकी मैनेजमेंट क्या होगी? इफेक्टिव होगी। अनदर इम्पोर्टेंस इज कि डेलीगेशन से एम्प्लॉयज को मोटिवेशन मिलती है। अगर किसी भी एम्प्लॉय को, सबऑर्डिनेट को अगर एक सुपीरियर कोई काम सौंप रहा है, इसका मतलब वो सबऑर्डिनेट को इस लायक समझ रहा है, वो उसके ऊपर ट्रस्ट करता है, उसके ऊपर उसको फेथ है। तो जिसको काम सौंपा गया वो मोटिवेटेड फील करता है कि सुपीरियर ने मुझे इस लायक समझा कि 5 लोगों में से चुनकर मुझे काम सौंपा। तो जब सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स को डेलीगेट करता है कोई भी अथॉरिटी, तो उससे एम्प्लॉयज का ऑटोमेटिक मोटिवेशन होता है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि डेलीगेशन को एज अ टूल ऑफ मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन कॉन्सेप्ट। इसके अलावा सिर्फ एम्प्लॉयज मोटिवेशन ही नहीं, एम्प्लॉयज डेवलपमेंट के लिए भी डेलीगेशन को इस्तेमाल किया जाता है। इट इज अ टूल ऑफ एम्प्लॉयज ट्रेनिंग। तो जब सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को कोई काम सौंपता है जो हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब है, तो वो एक तरह से अपने सबऑर्डिनेट्स को ट्रेन कर रहा है टू डू द हायर लेवल जॉब्स। तो डेलीगेशन से एम्प्लॉयज का सिर्फ मोटिवेशन ही नहीं होता, उनका डेवलपमेंट भी होता है, क्योंकि उनको एक ट्रेनिंग मिलती है फॉर डूइंग द हायर लेवल जॉब्स। Then another importance is that delegation facilitates coordination. How? By clarifying the authority responsibility relationships. Delegation के 3 एलिमेंट्स हैं, हमने पढ़ रखे हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। सुपीरियर पहले तो अथॉरिटी देता है अपने सबऑर्डिनेट को,
उस अथॉरिटी की मैचिंग के साथ उसको काम देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देता है और फिर ये फिक्स करता है कि काम करने के बाद आप आंसरेबल हैं अबाउट द वर्क डन, रिपोर्ट दीजिए अबाउट द वर्क डन। तो तीनों एलिमेंट्स जो डेलीगेशन के हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, वो बहुत क्लियरली स्पेसिफाई किए जाते हैं। कोई डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता, कोई कंफ्यूजन नहीं होता, जिससे कोऑर्डिनेशन जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। सुपीरियर्स के लिए अपने सबऑर्डिनेट्स की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना बहुत आसान हो जाता है बाय डेलीगेटिंग द वर्क टू देम। Another benefit is coordination facilitates the growth and expansion because it helps in maintaining a trained employees। मतलब डेलीगेशन से, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि एम्प्लॉयज को ट्रेन किया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है, तो डेलीगेशन से हम एक पूल ऑफ ट्रेन एंड मोटिवेटेड वर्कफोर्स क्रिएट कर लेते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ एंड एक्सपेंशन में काम आती है। किसी भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को जो कि ऑलरेडी ट्रेंड है, उसको किसी दूसरे डिपार्टमेंट में या दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर कंपनी कोई नई ब्रांच खोलती है, कोई नया डिपार्टमेंट क्रिएट करती है, तो अपने ट्रेन एम्प्लॉयज को वहां पर शिफ्ट कर सकती है, क्योंकि वो डेलीगेशन कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके अपने एम्प्लॉयज को ऑलरेडी ट्रेन कर चुके हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज delegation provides the basis for management hierarchy and the levels। ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि डेलीगेशन तो एक कंपलसरी कॉन्सेप्ट है। जैसे ही सुपीरियर अपने नेक्स्ट सबऑर्डिनेट के साथ अपने वर्कलोड को और अपनी पावर्स को शेयर करता है, तो एक नेक्स्ट लेवल क्रिएट हो जाता है। तो डेलीगेशन जो है उसके बिना मैनेजरियल लेवल्स क्रिएट ही नहीं हो सकते हैं। तो मैनेजरियल हायरार्की क्रिएट करने के लिए जो बेस चाहिए होता है वो किससे बनता है? विद द हेल्प ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो आप इंपॉर्टेंस में भी देख सकते हैं कि जितनी भी इंपॉर्टेंस हमने डिस्कस की हैं डिसेंट्रलाइजेशन की, उसमें कोर में सबऑर्डिनेट्स हैं कि सबऑर्डिनेट्स के अंदर इनिशिएटिव डेवलप करना, सबऑर्डिनेट्स के अंदर मैनेजरियल टैलेंट डेवलप करना, सबऑर्डिनेट्स के अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट डेवलप करना, क्विक डिसीजन मेकिंग फैसिलिटेट करना among the subordinates, better control on the subordinates by fixing their authorities and responsibilities, and relief to the top management and creating the democratic setup। यहाँ पर भी किसी एक पर्टिकुलर सुपीरियर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि पूरी टॉप मैनेजमेंट जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन से रिलीव फील करती है और एक डेमोक्रेटिक सेटअप जो है वो क्रिएट किया जाता है। और जितनी भी इंपॉर्टेंस हमने डेलीगेशन की है, वहां पर कोर में है सुपीरियर। मतलब डेलीगेशन कॉन्सेप्ट का सुपीरियर इस्तेमाल करता है अपनी मैनेजमेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए, अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए, अपने एम्प्लॉयज को डेवलप करने के लिए, अपने एम्प्लॉयज की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने के लिए, कंपनी की ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए, और कंपनी में वेरियस लेवल्स क्रिएट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली जब सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स के साथ अपने वर्कलोड और पावर्स को शेयर करता है। सो आई होप कि जो दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, वो इंडिविजुअली भी और कंपैरिजन में भी मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आपके सामने स्क्रीन पर मैं शेयर कर रही हूँ 2 केस स्टडीज। इन दोनों केस स्टडीज को ध्यान से पढ़िए, पढ़ते टाइम इनके कीवर्ड्स अंडरलाइन करिए और जो क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड पूछे गए हैं उनको कमेंट बॉक्स में आंसर में लिखकर मुझे बताइए। अगर आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ गए तो आप इन केस स्टडीज को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो अब इसके साथ बच्चों ये जो टॉपिक है डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ये ओवर हो गया, हमारा चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग ओवर हो गया और हमारा पूरा वॉल्यूम 2 जिसमें प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग 2 चैप्टर्स थे वो भी पूरे हो गए। तो अब हमने 2 वॉल्यूम्स और 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। सारी वीडियोस देख लीजिए, आपके यूनिट टेस्ट, आपके टर्मिनल एग्जाम्स में ये सारी वीडियोस बहुत काम आने वाली हैं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट्स इतने अच्छे से क्लियर हो जाएंगे दैट एनी टाइप ऑफ अ क्वेश्चन यू आर गोइंग टू आंसर परफेक्टली एंड नाइसली। तो नेक्स्ट टाइम हम नया वॉल्यूम और नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज स्टाफिंग। टिल देन गुड बाय, स्टे हेल्दी एंड कनेक्टेड।